उत्तर प्रदेश के लिए होने वाली सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञान का यह दूसरा वीडियो है जिसमें हम 25 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे सारी व्याख्या के साथ। और सारा जो वीडियो होगा बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित होगा, तो कोई भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है, यानी कि पूरा वीडियो आपको जरूर वॉच करना है। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एनटीए, यूजीसी नेट, सीएसआई और नेट के साथ साथ पीएचडी और एमफिल परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए हमारे कोर्सेज अब अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी उपलब्ध हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए रीजनिंग, आईसीटी और पर्यावरण के प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको करना बस इतना है कि अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है और उसके बाद ज्ञान प्रकाश लिख कर सर्च करना है, प्रोफाइल मिलेगी, आपको फॉलो करना है और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें बहुत ही आसान हैं और आसानी से आप अपनी स्टडी शुरू कर सकते हैं एक नए प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। और सबसे पहले जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है इसी को डिस्कस कर लेते हैं। पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा माना जाता है? अगर ये प्रश्न आया तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होना चाहिए नील हरित शैवाल, जिसको कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, धान के खेतों में अक्सर पाया जाता है। तो यह पृथ्वी का सबसे पुराना जीव माना जाता है। चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बार बार पूछा जाता है और इसका सही जवाब है डार्विन। पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन। इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1809 में। कहाँ पर? इंग्लैंड में। और मृत्यु कब हुई थी? 19 अप्रैल 1882 में, इंग्लैंड में ही। ब्रिटिश नागरिक थे ये चार्ल्स डार्विन। इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अब चलते हैं आगे। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? अगर ये प्रश्न पूछा गया तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दैट इज 72 टाइम्स। ठीक है, 72 बार। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर का अधिकतम जो भार है वो किससे बनता है? यानी कि आपके शरीर का जो वजन है, मान लीजिए अगर आपके शरीर का वजन 100 केजी है तो जो इसमें अधिकतम जो आपका भार होगा वह किस तत्व से बनता है? अस्थियों से, शारीरिक अंगों से, त्वचा, मांसपेशी, वह अंगों से या फिर जल से? तो सही जवाब है जल से, क्योंकि हमारे शरीर में लगभग 65 से 70% पानी ही होता है। तो याद रखिएगा कि हमारे शरीर का जो अधिकतम भार होता है वह जल से बनता है। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग, मतलब कितना होता है? तो हालांकि ये प्रश्न रेलिवेंट है और जो पिछला प्रश्न है उससे जुड़ा हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या है? देखिए, यहाँ पर 10%, 30%, 65% और 75% है। तो मैं आपको बता दूं कि जो एक वयस्क मानव शरीर होता है उसमें जो जल की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 65 से लेके 70% तक। तो यहाँ पर 70 है नहीं, उसके ऊपर हम जाएंगे नहीं। तो सही जवाब हो गया 65%। वयस्क मानव में होती हैं, अब अस्थियों की संख्या आपको बतानी है, 204 अस्थियां, 206 अस्थियां, 208 अस्थियां या फिर 210 अस्थियां। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव शरीर में 206 अस्थियां होती हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? यह प्रश्न है यहाँ पर। और याद रखिए कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपीज। ठीक है, स्टेपीज। अब ये कहां पर पाई जाती है? तो इसके लिए अगला प्रश्न देखिए। हमारे शरीर की लघुतम हड्डी यानी कि जो स्टेपीज है वह कहां पर पाई जाती है? कान में, नाक में, आंख में या फिर पैर के अंगूठे में? तो सही जवाब है स्टेपीज, यानी कि जो सबसे छोटी हड्डी है मानव शरीर की वो पाई जाती है कान में। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 28, 30, 32 या फिर 40? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। मनुष्य की खोपड़ी में कुल 28 अस्थियां होती हैं। ठीक है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसलियां जिसको आप कहते हैं रिब्स। ठीक है, तो रिब्स की संख्या कितनी होती है? और इसका सही जवाब क्या होगा? 12 जोड़ियां, 10 जोड़े, 12, 14 जोड़े या फिर 11 जोड़े? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी, 12 पेयर। ठीक है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है, सरंध्री होती है, ठोस होती है या फिर कीलक होती है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, यानी कि मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वो ठोस होती है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? आर्थोप्लास्टी का नाम आपने अक्सर सुना होगा। आपको बताना है कि आर्थोप्लास्टी क्या है। ओपन हार्ट सर्जरी या फिर गुर्दा प्रत्यारोपण जिसको आप कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट या फिर हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट मतलब कूल्हे के जोड़ का प्रत्यास्थापन या फिर डी रुधिर आधान यानी कि
ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट को कहा जाता है आर्थोप्लास्टी। ठीक है। कशेरुक रज्जु जिसको कहते हैं आप स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा इसको। सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि स्पाइनल कार्ड से कुल 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। ठीक है, कितनी? 31 जोड़ी। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है, कितना? 1.5 लीटर, 3 लीटर, 6 लीटर या फिर 9 लीटर। सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 1.5 लीटर। याद रखिएगा इसको। प्रत्यस्थ यानी कि इलास्टिक और ऊतक यानी कि टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है उन्हें क्या कहते हैं? स्नायु दैट इज लिगामेंट, या फिर तंतुमय ऊतक, या फिर फाइब्रिन, या फिर मांसपेशी ऊतक। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, लिगामेंट, इसको कहते हैं स्नायु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं, दांत के ऊपर जो पीलापन बन जाता है, तो पूछा जा रहा है कि वो किससे बनती हैं? केवल भोजन के कणों से। ऑप्शन बी है कि भोजन के कण और थूक से। सी कह रहा है कि भोजन के कण, थूक और मुख अम्लों से। और डी है भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि? ऑप्शन ए, नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। बी है नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है। सी, नाखून कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। या डी, नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, जो नाखून होते हैं वो कीराटिन नामक तत्व से बनते हैं, याद रखिएगा, कीराटिन। ठीक है, कीरेटिन भी इसे कहते हैं। और ये जो होते हैं मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं और उनमें रक्त संचरण नहीं होने के कारण उन्हें काटते समय हमें दर्द नहीं होता। तो आपका ऑप्शन ए जो है ये यहां पर सही है। आगे देखते हैं, अस्थि एवं दंत निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? सोडियम और पोटेशियम, लौह और कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम, या फिर कैल्शियम और फास्फोरस। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कि अस्थि और दंत निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। मतलब ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? आपके दांत अक्सर टूटते हैं, निकलते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सारे दांत टूटते हैं और नए निकलते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। जो मानव मुख होता है उसमें कुल मिला के 32 दांत होते हैं, जिनमें से जो 20 दांत होते हैं वो टूटने के बाद 2 बार निकलते हैं। ठीक है, तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 20 दांत। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ब्लड ग्रुप है ए और माता का जो ब्लड ग्रुप है वो है ओ, तो उनकी जो संतान होगी या उनका जो पुत्र होगा उसका कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? बी हो सकता है, तो बी तो बिल्कुल नहीं होगा। ए बी भी नहीं हो सकता है। बी, ए बी या ओ, इनमें से अथवा ओ करके है। तो इसका संभावना किसकी है? अगर ए और ओ में क्रॉस होगा तो डेफिनेटली जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो ओ ही बनेगा। ठीक है, तो इसके बारे में मेंडल ने जो प्रयोग किया था उस प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकलता है ऑप्शन सी। ठीक है, तो जो ब्लड ग्रुप होगा वह ओ होगा। आगे चलते हैं, किसी एक सामान्य व्यक्ति के पीएच का रक्त स्तर क्या होता है? देखिए यहाँ पर बात हो रही है पीएच। देखिए अम्लीयता और क्षारीयता के बारे में बात हो रही है। अगर जो पीएच स्केल होता है वो 7 पर जो है न्यूट्रल माना जाता है, यानी कि 0 माना जाता है। ठीक है, उसके ऊपर जब आप जाएंगे तो माना जाता है कि यह क्षारीय हो जाएगा, मतलब क्षारीयता बढ़ती है, उसके नीचे पे अम्लीयता बढ़ती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न यह है कि किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का जो पीएच होता है वो कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा कि जो सामान्य व्यक्ति के का जो रक्त होता है वो थोड़ा सा क्षारीय होता है और उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 7.35 से लेकर 7.45 तक, यानी कि ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। आपने एक नाम अक्सर सुना होगा कि प्रतिजन, जिसको कहते हैं आप एंटीजन। तो एंटीजन क्या है, ये सवाल है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं एंटीजन के बारे में और आपको बताना है कि प्रतिजन यानी कि एंटीजन क्या है। हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है? बिल्कुल नहीं। विषाक्तता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है? ये भी नहीं है। शरीर के ताप को कम करता है? ये भी नहीं है। जो एंटीजन होता है वो एंटीबॉडी यानी कि प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीत करता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही है। अब जो अगला सवाल है इससे ये भी जुड़ा हुआ है कि निम्न में से एंटीजेंस की मूल विशेषता क्या है? ये प्रश्न है यहाँ पर, मूल विशेषता। तो देखिए वे हीमोग्लोबिन के निर्माण को प्रेरित करते हैं,
नहीं। वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं, सही। ठीक है। वे इंसुलिन को नष्ट करते हैं, ये भी नहीं। और वे प्रतिरक्षियों के विरुद्ध कार्य करते हैं, ये भी नहीं। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, एंटीजेंस जो एंटीबॉडीज हैं उनके निर्माण को प्रेरित करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? यानी कि जो मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के करीब जाते हैं जिसे कोई रोग है, मान लीजिए उसे टीबी का रोग है, तो या फिर किसी को जुकाम हुआ रहता है, तो मतलब कि जो आपकी रक्षा होती है बाहरी रोगों से, वो कौन सा तत्व है हमारे शरीर का जो इससे हमारी रक्षा करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त प्लाज्मा या फिर हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो संक्रमण से रक्षा करता है वो कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, इसको जो है ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी की जब अधिकता हो जाती है शरीर में तो ल्यूकेमिया हो जाता है। ल्यूकेमिया नाम का एक रोग होता है जिसको कहा जाता है ब्लड कैंसर। ठीक है, याद रखिएगा डब्ल्यूबीसी ये काफ़ी मतलब बॉडी में अगर सही मात्रा में है तो फायदेमंद है, मात्रा बढ़ गई तो मौत भी हो सकती है, कैंसर हो जाता है। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? ये प्रश्न है यहाँ पर, यानी कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन देना या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ढोना या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना या फिर नन ऑफ द एबव। तो देखिए जो डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, वह रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना ही इसका मुख्य कार्य है। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? ठीक है, प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? यह प्रश्न है यहां पर। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल या फिर न्यूट्रोफिल? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, प्लाज्मा में लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी। ठीक है, यानी कि जो प्रतिपिंड बनते हैं एंटीबॉडी वो लिम्फोसाइट से बनते हैं, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? देखिए अभी अभी मैंने इसकी पूरी व्याख्या आपको दी और वही ये प्रश्न बन के आपके सामने है कि ब्लड में अगर डब्ल्यूबीसी की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति हो जाए तो इसे रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहेंगे? तो इसे कहते हैं ल्यूकेमिया, दैट इज ब्लड कैंसर। ठीक है, यानी कि अगर ये चीजें बढ़ गई तो इंसान की मौत भी निश्चित है, तो ब्लड कैंसर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतया बनती हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इसको। यकृत में, गुर्दे में, हृदय में या फिर अस्थि मज्जा में? तो आरबीसी इसको कहेंगे रेड ब्लड सेल्स, और ये कहां पे बनता है? बोन मैरो, जिसकी हिंदी होती है अस्थि मज्जा में। ठीक है, तो ये अस्थि मज्जा में बनती है। और डब्ल्यूबीसी का बनना और आरबीसी का नष्ट होना ये कहां पर होता है? लसिका तंत्र में, प्लीहा में, पैंक्रियाज में या फिर यकृत में? याद रखिएगा इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी। ठीक है, प्लीहा में डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हैं और रेड ब्लड सेल्स वहां पे जाके खत्म हो जाते हैं, तो सही जवाब है ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स ये थे कुल मिला के 25 से ज्यादा प्रश्न और सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हैं, आपने देखा होगा और इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो इसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए और हमारे एंड्रॉयड ऐप को अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं जो कि अब प्ले स्टोर में उपलब्ध है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।